Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is lecture number 2 of MP Land Revenue Code. आज हम सेक्शन 3 से आगे डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक जनरल ओवरव्यू समझा था कि ये एक्ट क्यों बनाया गया, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या हम इस एक्ट के अंदर पढ़ेंगे। प्लस हमने सेक्शन 2 पढ़ा था जिसमें कि बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी वो पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं जिनके ऊपर आपको स्पेशल फोकस करना है, जो कि प्रीलिम्स के लिए एज वेल एज मेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सो यू कैन वॉच दिस प्रीवियस लेक्चर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत से ऐसे वीडियोस के लिंक अवेलेबल हैं जो कि आपके अपकमिंग एमपी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, वेदर इट इज़ कंप्यूटर, वेदर एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, सब कुछ हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, दैट इज़ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। देखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा था तो आपको याद आना चाहिए कि हमने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से रिलेटेड एक पर्टिकुलर डेफिनेशन सेक्शन भी पढ़ा था। हमने सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज पढ़ी थी अंडर सेक्शन 2D, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि देयर शैल बी अ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में कौन कौन मेंबर्स होंगे ये सब हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 3। सो सेक्शन 3 क्या कहता है कि एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा जिसके अंदर एक प्रेसिडेंट एंड 2 और मोर अदर मेंबर्स, 2 या 2 से अधिक मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन ये कौन डिसाइड करेगा कि 2 मेंबर्स हों या फिर 2 से ज़्यादा कितने मेंबर्स हों, ये डिसाइड करने की जो पावर है वो दी गई है टू द स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि 2, 3, 4 कितने मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर होने चाहिए। सो पहली बात आपको सिर्फ कॉम्पोजिशन याद रखना है कि देयर शैल बी 1 प्रेसिडेंट प्लस 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ये डिसाइड किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, देन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड फंक्शनिंग फॉर सेवरल रीजन्स। देखिए, MPLRC 1959 जिस कोड को हम पढ़ रहे हैं, इस कोड के आने से पहले अगर कोई भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एग्जिस्टेंस में थे तो इस एक्ट के आने के बाद वो सब एक तरह से मर्ज हो जाएंगे एंड केवल एक ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रहेगा विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमिंग ऑफ फोर्स ऑफ दिस कोड। यानी कि जिस समय से MPLRC एप्लीकेबल होगा उस समय से जो भी प्रीवियस एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ रेवेन्यू थे वो सभी अब इस नए बोर्ड के अंदर एक तरह से मर्ज हो जाएंगे और एक नया ही बोर्ड एग्जिस्टेंस में रहेगा। ओके, देन सेक्शन 4। देखिए, सेक्शन 4 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी प्रिंसिपल सीट कहाँ पर होगी, कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो कहाँ पर रहेगा। सपोज़ अगर आप कोर्ट्स के बारे में जब आप पढ़ते हैं कि यूपी में हाई कोर्ट कहाँ पर है, सो इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, या MP में हाई कोर्ट कहाँ पर है, सो ग्वालियर एंड जबलपुर हाई कोर्ट है, बेंच है बेसिकली। सो इसी तरह से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में जब आप पढ़ेंगे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो प्रिंसिपल सीट है वो कहाँ पर होगी, मीन्स कहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बैठेगा एक तरह से। सो यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि वो पर्टिकुलर प्लेस कौन सा होगा जहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सीट रहेगी। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वहाँ पर आपको जगह के नाम दिए जाते हैं कि ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, किस जगह पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की प्रिंसिपल सीट है। तो आपको याद रखना है कि द प्रिंसिपल सीट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ एट ग्वालियर। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके प्रिंसिपल सीट कहाँ पर है, तो ग्वालियर में है। ओके,
लेकिन अगर जो ये प्रिंसिपल सीट है इसको चेंज करना है, कि सपोज़ चाहते हैं कि ग्वालियर से कहीं और ये प्रिंसिपल सीट हो जाए, तो किस तरह से चेंज किया जा सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है फॉर प्रीलिम्स कि चेंज किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, कंसल्टेशन करेगी विद द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड, कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसके जो प्रेसिडेंट होंगे उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है, एमपी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये डिसाइड करेगी कि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वो कहीं और जगह पर भी सेट कर सकता है, अपना सेटअप लगा सकता है, कहीं और पे भी उनकी सेटिंग हो सकती है। ओके, देन वी कम टू सेक्शन 5, कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड। जो भी ये बोर्ड है उसके जो सदस्य होंगे उनकी सेवा की क्या शर्तें होंगी। अब देखिए यहाँ पर पहले आप पढ़ेंगे सेक्शन 5 का सबसेक्शन 3, जो कि बात करता है अबाउट द क्वालिफिकेशंस। यहाँ से देखिए चांसेस हैं प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनने के क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, कि किसी भी पर्सन को यदि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मेंबर बनाया जाना है तो उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सो यहाँ पर 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज ही शुड बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। वो इस लायक होने चाहिए कि उन्हें हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता हो। मींस हाई कोर्ट के लिए अगर जज अपॉइंट करना है किसी को, तो जो भी क्वालिफिकेशंस उस पर्सन के के पास होनी चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, वही सेम क्वालिफिकेशंस आपको चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ बोर्ड। ओके, एंड सेकेंड यहाँ पर क्या दिया गया है, एक बात ये भी याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा और कि या तो आप हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट होने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, या फिर आप 5 साल से एक रेवेन्यू ऑफिसर रहे हों। किस तरह के रेवेन्यू ऑफिसर, जो कि कलेक्टर से नीचे की रैंक के नहीं होने चाहिए। मीन्स आप कलेक्टर रहे हों या कलेक्टर से ऊपर की रैंक के कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर अगर आप रहे हैं फॉर 5 ईयर्स, 5 साल से, देन ऑल्सो आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर एज अ मेंबर अपॉइंट किया जा सकता है। सो ये 2 क्वालिफिकेशंस आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या दिया हुआ था कि सेक्शन 5 का जो सबसेक्शन 1 है वहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि कोई भी मेंबर एब्सेंट है या किसी भी कारणवश वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता है प्रॉपरली, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी अन्य पर्सन को अपॉइंट कर सकती है फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसको स्थापित करेगी स्टेट गवर्नमेंट, अपॉइंटमेंट कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, तो इसीलिए अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन अराइज हो रही है जहाँ पर कोई पर्टिकुलर मेंबर अपने काम को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ड्यू टू इलनेस की वजह से, या कोई भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी अन्य पर्सन को भी अपॉइंट कर सकती है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 6 रिगार्डिंग द सैलरीज एंड अलाउंसेस। जो भी ये बोर्ड के मेंबर्स हैं या प्रेसिडेंट हैं, इनकी जो सैलरी होगी वो कहाँ से दी जाएगी, तो द सैलरी विल बी चार्ज्ड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से सैलरी दी जाएगी। देन वी कम टू सेक्शन 7 रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ बोर्ड, कि जो बोर्ड है उसका ज्यूरिसडिक्शन, उसका जो अधिकार है वो कहाँ कहाँ तक रहेगा, किन किन पर्टिकुलर मैटर्स में रहेगा, ये डिसाइड करने की भी पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। यहाँ पर लेकिन याद रखेंगे स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट का भी मेंशन यहाँ पर किया गया है। ओके, नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 8, दैट इज द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ऑफ
बोर्ड, कि जो बोर्ड है उसके पास एक तरह से सुपरिटेंडेंस की पावर है। सुपरिटेंडेंस मीन्स कि आपके पास एक ऐसी पावर है कि आप दूसरे जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनके ऊपर एक तरह से निगरानी रख सकते हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसीलिए जो भी उनके डिसीजंस होंगे, उन डिसीजंस के अगेंस्ट जो अपील होगी या रिवीजन होगा वो भी किसके पास किया जाता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास किया जाता है। सो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास एक तरह से पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस रहेगी। देखिए सुपरिटेंडेंस वर्ड पढ़ के आपको याद आना चाहिए कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप पढ़ते हैं रिगार्डिंग द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट के पास सुपरिटेंडेंस की पावर होती है। अब ये आपका काम है कि अगर आपको याद आ रहा है तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहाँ पर पढ़ते हैं इस बारे में। ओके, now we come to section 9, that is exercise of jurisdiction by the single members and bench। अब देखिए जो बोर्ड है वो किस तरह से फंक्शन करेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो बोर्ड है वही केवल फंक्शन करे, उसकी कोई पर्टिकुलर बेंच भी हो सकती हैं। ओके, so the board may make rules for exercise of powers and functions of board by benches। एक तरह से बेंच बनाई जा सकती है। देखिए जब बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर अथॉरिटी के पास, तो ऐसी सिचुएशन में वो अथॉरिटी डिफरेंट बेंच के द्वारा भी वर्क करती है। कई सिचुएशंस में अलग अलग बेंच बना दी जाती हैं। तो इसी तरह से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की भी अलग से बेंच बनाई जा सकती है, और वो जो बेंच होगी वो भी सभी उसी तरह से फंक्शन करेगी जिस तरह से बोर्ड फंक्शन करता है। बोर्ड के पास जो भी पावर्स होती हैं वही सेम पावर्स इनके पास भी रहेंगी। देन वी कम टू सेक्शन 10, केसेस पेंडिंग एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। देखिए जिस समय ये MPLRC 1959 जिस एक्ट को हम पढ़ रहे हैं, जिस समय ये एक्ट एग्जिस्टेंस में आया, एनफोर्स हुआ, अगर उस समय पहले से ही कोई प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो चुकी थी अंडर द प्रीवियस कोड, तो उन सभी प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू किया जाएगा बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो हम सेक्शन 3 में पढ़ रहे हैं, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन सभी प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करेगा। ओके, सो ये हमने देखा चैप्टर 2, जहाँ पर आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में पढ़ा। देखिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो ये चैप्टर था ये आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए यहीं से ऑलमोस्ट क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं, हमेशा प्रीवियस ईयर्स में यहीं से पूछा जा रहा है। ओके, नाउ वी कम टू चैप्टर 3, दैट इज रेवेन्यू ऑफिसर्स, द क्लासेस एंड पावर्स, कि कौन कौन से रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं या डिफरेंट क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स होती है एक तरह से, एंड उनके पास क्या पावर्स हैं। रेवेन्यू ऑफिसर्स के पास क्या पर्टिकुलर ऐसी शक्तियां हैं जिनका यूज़ करके वो अपने कोई भी एक्ट्स को परफॉर्म करेंगे, रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट करेंगे। सो देखिए रेवेन्यू ऑफिसर्स से भी आपको याद आना चाहिए कि हमने डेफिनेशन क्लॉज में रेवेन्यू ऑफिसर्स की भी डेफिनेशन पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? अंडर सेक्शन 2(1)(u और वी कैन से सेक्शन 2(u), जहाँ पर हमने पढ़ा था कि देयर शैल बी प्रॉपर क्लास ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स एज पर सेक्शन 11। सेक्शन 11 में हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट रेवेन्यू ऑफिसर्स रहेंगे। ओके, एंड देखिए यहाँ पर याद रखेंगे कि सेक्शन 11 जो है ये यहाँ पर चेंज हुआ है, सब्स्टिट्यूशन हुआ है इन ईयर 2018। 2018 में यहाँ पर एक तरह से सब्स्टिट्यूशन किया गया है। ओके, एंड यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स जो सेक्शन 11 में दिए गए हैं, कितने रेवेन्यू ऑफिसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो याद रखेंगे कि टोटल 19 कैटेगरीज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ओके,
सो आप यहाँ पर देखिए इसको किस तरह से याद रख सकते हैं। आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर वर्ड याद रखना है, एक अथॉरिटी का नाम याद रखना है और उसी अथॉरिटी से अलग अलग यहाँ पर थोड़ा डिफ्रेंसिएशन किया गया है। देखिए अगर आप याद रखें केवल कमिश्नर, तो कमिश्नर से ही आपको याद रखना है कि कमिश्नर के साथ साथ यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर भी हो सकते हैं। कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स अलग होंगे, प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर अलग होंगे, एडिशनल कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। देखिए जिस तरह से कमिश्नर है उनके साथ ही एडिशनल कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हैं तो उन्हीं के साथ एडिशनल कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। ओके, सो ये आपने कमिश्नर से रिलेटेड याद कर लिया। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा आता है कलेक्टर। तो सेकेंड आप याद रखेंगे कलेक्टर, और कलेक्टर से फिर इस तरह से अलग अलग अथॉरिटीज़ को याद रखें कि कलेक्टर के साथ साथ एडिशनल कलेक्टर भी होंगे। ओके, देन डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, बेसिकली कलेक्टर ही डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर होते हैं, एंड योर सब डिविजनल ऑफिसर जो कि डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर होते हैं। इस रिस्पेक्ट में हम आगे जब पढ़ेंगे तो एक पर्टिकुलर सेक्शन हम पढ़ेंगे जहाँ पर इस चीज़ को क्लैरिफाई किया गया है। फिलहाल आप केवल यही याद रखें कि कलेक्टर के साथ एडिशनल कलेक्टर होंगे और जो कलेक्टर होते हैं वही डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर होंगे। सब डिविजनल ऑफिसर जो कि डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर कहलाए जाते हैं, एंड कलेक्टर से जिस तरह से आपने एडिशनल कलेक्टर पढ़ा उसी तरह से असिस्टेंट कलेक्टर भी होते हैं, जॉइंट कलेक्टर होंगे, डेप्यूटी कलेक्टर होंगे। ठीक है, तो देखिए आप केवल कलेक्टर अगर टर्म याद रखेंगे तो उसी से बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं कि असिस्टेंट कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर। ओके, नेक्स्ट वी कम टू थर्ड वन, दैट इज तहसीलदार। अब इसी तरह से तहसीलदार में भी फर्दर बताया गया है कि एडिशनल तहसीलदार होंगे, नायब तहसीलदार होंगे। ओके, असिस्टेंट सर्वे ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, एंड सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के साथ ही असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। देखिए कुछ यहाँ पर ऐसी अथॉरिटीज़ के नाम है जो कि आपको थोड़ा याद भी रखना होगा। ओके, एंड ये इम्पॉर्टेंट है ये सेक्शन, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आपसे क्या किया जाता है, एक MCQ बनाया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू ऑफिसर, और आपको वहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे फ्रॉम द लिस्ट जो कि सेक्शन 11 में दी गई है, और एक अलग से ऑप्शन दिया जाएगा जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो आपको वो ऑड वन आउट एक तरह से फाइंड करना होगा। और यहाँ से रिपीटेडली एक क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे कि ये जो पूरी लिस्ट है यहाँ पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर मेंशन नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है। आप पाएंगे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। और एक और याद रखेंगे कि सेटलमेंट ऑफिसर, ओके, सेटलमेंट ऑफिसर भी यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो ये 2 आपको याद रखना है कि सेटलमेंट ऑफिसर इज़ नॉट अ रेवेन्यू ऑफिसर and revenue inspector is also not included in this list. Okay, बाकी आप 4-5 बार इसको पढ़ें, एक प्रॉपर हायरार्की ड्रॉ करें तो आपको ये याद रहेगा। Then we come to section 12, control over revenue officers. अब जो भी ये रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं ये इनकी क्या प्रॉपर हायरार्की एक तरह से रहेगी कि कौन सा रेवेन्यू ऑफिसर किसके कंट्रोल में वर्क करेगा। तो देखिए सबसे ऊपर कौन है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ही सब कुछ कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट ने ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बनाया, स्टेट गवर्नमेंट ही रेवेन्यू ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी। इसीलिए जो भी सारे रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो सभी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क करेंगे। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर डिवीज़न की बात करें तो एक डिवीज़न के अंदर जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे टू दैट ऑफ कमिश्नर। और यदि हम बात करें किसी भी डिस्ट्रिक्ट की तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे टू दैट ऑफ कलेक्टर। सबऑर्डिनेट होंगे से क्या मतलब है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो सभी कलेक्टर के कंट्रोल में वर्क
करेंगे कि एक तरह से कलेक्टर उनके ऊपर निगरानी रखेंगे कि जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स उनके डिस्ट्रिक्ट में हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इसी तरह से डिवीज़न की अगर बात करें तो डिवीज़न में कमिश्नर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जो भी रेवेन्यू ऑफिसर्स उनसे सबॉर्डिनेट हैं वो सभी सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं। देन वी कम टू सेक्शन 13। सेक्शन 13 का केवल आपको हेडिंग याद रखना है कि डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, सब डिविजन्स, तहसील्स, ये सब बनाने की जो पावर है ये भी किसके पास होती है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट ही पर्टिकुलर एरियाज़ को एज अ डिवीज़न, एज अ डिस्ट्रिक्ट इस तरह से डिवाइड करेगी। ओके, नाउ वी कम टू सेक्शन 13A, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर्स एंड पावर्स एंड ड्यूटीज़। देखिए ये आपको याद रखना है, ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये इंसर्ट किया गया इन ईयर 2018। क्या कहा मैंने? इंसर्ट किया गया। ओके, सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, ये एक नया अलग से इंसर्ट हुआ है ये सेक्शन, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसीलिए जो सेक्शन हमने पढ़ा अभी, सेक्शन 21U एंड ऑल्सो सेक्शन 11, जहाँ पर रेवेन्यू ऑफिसर्स की लिस्ट हमने पढ़ी, तो इन दोनों सेक्शंस में इसीलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किया गया, बिकॉज प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर एक अलग अथॉरिटी, एक अलग रेवेन्यू ऑफिसर को क्रिएट किया गया है इन ईयर 2018। तो यहाँ पर सिंपल आपको याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन करके किसी भी पर्सन को अपॉइंट कर सकती है एज अ प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर। ओके, देन सेक्शन 14 इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। 15 इज पावर टू अपॉइंट एडिशनल कमिश्नर्स। अब जिस तरह से कमिश्नर होते हैं तो कमिश्नर के साथ एडिशनल कमिश्नर्स भी बनाए जाएंगे, क्योंकि देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक डिवीज़न के अंदर केवल एक ही कमिश्नर और वही सब कुछ संभाल लें, तो इसीलिए एडिशनल कमिश्नर्स भी अपॉइंट किए जा सकते हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देन वी कम टू सेक्शन 16, जो कि बात करता है पावर टू अपॉइंट कलेक्टर, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कलेक्टर्स को अपॉइंट करेगी। अब इसी तरह से कलेक्टर्स के साथ भी एडिशनल कलेक्टर्स अपॉइंट किए जा सकते हैं, जिस तरह से हमने कमिश्नर में देखा कि कमिश्नर के साथ एडिशनल कमिश्नर्स, इसी तरह से कलेक्टर के साथ एडिशनल कलेक्टर्स भी होंगे। ओके, नाउ वी कम टू Section 18, that is appointment and powers of assistant collectors, joint collectors and deputy collectors. So यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एज मैनी एज पर्सन्स इट थिंक्स फिट टू बी द असिस्टेंट कलेक्टर। यहाँ से आपको याद रखना है ये पॉइंट, दैट इज असिस्टेंट कलेक्टर्स ऑफ फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड। ये आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि असिस्टेंट कलेक्टर्स में भी क्या कोई इस तरह से ग्रेड का डिवीजन है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड। ओके, तो आप याद रखेंगे कि असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जॉइंट कलेक्टर और डेप्यूटी कलेक्टर्स सबको अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो कुल मिला के जो बात है आपको ये याद रखनी है कि जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं सभी अपॉइंटमेंट बाय द स्टेट गवर्नमेंट किए जा रहे हैं। इसी तरह से तहसीलदार, एडिशनल तहसीलदार, नायब तहसीलदार, देखिए यहाँ पर समझने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको अगर एक बार सेक्शन 11 की जो प्रॉपर लिस्ट है वो याद हो जाती है और जो ये हायरार्की है अगर आप इसको समझ लेते हैं कि देखिए सबसे ऊपर क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, जो कि पूरा ही स्टेट के अंदर सब कुछ कंट्रोल कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट ही सबको अपॉइंट कर रही है। देन स्टेट गवर्नमेंट से अगर हम नीचे जाएं तो जो एक पर्टिकुलर डिवीज़न होगा, डिवीज़न के अंदर कौन है? कमिश्नर। कहाँ पर है कमिश्नर? इन अ डिवीज़न। एंड देन डिवीज़न से नीचे क्या आ रहा है? डिस्ट्रिक्ट। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट में होंगे कलेक्टर। ठीक
ठीक है। अगर आपको बस ये हायरार्की याद हो जाती है तो इसी से काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा कि देखिए अब सब इसी का पार्ट है। कमिश्नर के साथ ही आपको एडिशनल कमिश्नर्स देखने को मिलेंगे, प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर रहेंगे। इसी तरह से कलेक्टर के साथ ही आपको एडिशनल कलेक्टर देखने को मिल रहे हैं, असिस्टेंट कलेक्टर्स हैं, जॉइंट कलेक्टर्स हैं, डिप्टी कलेक्टर्स हैं। तो आपको मोटे मोटे तौर पर केवल ये हायरार्की याद रखनी होगी। ओके, एंड यहाँ से जो ये पर्टिकुलर सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ से जो मेन आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ज़्यादातर इंडेक्स बेस्ड मींस सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। और उसमें भी कुछ ऐसे सेक्शंस जहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन हुआ है या नया कोई इंसर्शन हुआ है, जैसे हमने सेक्शन 13A देखा जो कि न्यू इंसर्ट हुआ, तो इसके चांसेस हैं कि पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल रेवेन्यू कमिश्नर एक नया रेवेन्यू ऑफिसर है जिनको अभी ही इंसर्ट किया गया है, ऐड किया गया है। ओके, नाउ वी कम टू सेक्शन 22 दैट इज सब डिविजनल ऑफिसर्स। देखिए सब डिविजनल ऑफिसर्स कौन होंगे, तो जो भी असिस्टेंट कलेक्टर होते हैं, जॉइंट कलेक्टर हैं या डिप्टी कलेक्टर हैं। अब ये कौन है जो कि कलेक्टर से नीचे की रैंक के हैं, असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर। इन्हीं में से सब डिविजनल ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, यही आपको याद रखना है कि कलेक्टर में प्लेस एनी असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर को ही एक तरह से सब डिविजनल ऑफिसर बनाया जा रहा है। Then section 23 that is subordination of revenue officers. Unless the collector otherwise direct, every revenue officer in a subdivision shall be subordinate to the subdivisional officer. देखिए जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं किसी भी सब डिवीजन के अंदर, वो सब डिविजनल ऑफिसर के नीचे वर्क करेंगे। जिस तरह से मैंने ये ड्रॉ किया है आप भी ऐसे ही अपने बैरक में ड्रॉ कर लें, तो आपको फिर सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो किसके अंडर वर्क कर रहे हैं, सब डिविजनल ऑफिसर के अंदर। एंड जितने भी नायब तहसीलदार होंगे इन अ तहसील, किसी भी तहसील में जो भी नायब तहसीलदार होंगे वो सभी वर्क करेंगे अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ तहसीलदार। ओके, सो तहसीलदार के नीचे कौन है, नायब तहसीलदार, और सब डिविजनल ऑफिसर के नीचे कौन है, जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो सभी। ओके, देन वी कम टू सेक्शन 24, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। सेक्शन 25 इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। 26 का भी आपको केवल हेडिंग याद रखना है कि इन केस ऑफ टेम्पररी वैकेंसी अगर अराइज हो रही है तो ऐसी सिचुएशन में कलेक्टर अपॉइंट किए जा सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर 3। आई होप आपको समझ में आ रहा है जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं। एंड अगर आपको देखिए ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है सो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि आपको सभी वीडियोज़ का लिंक मिल सके। एंड ऑल्सो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर बहुत से नोट्स PDF सब अवेलेबल है। यू कैन ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि अपकमिंग जो भी वीडियोस होंगी हमारे उन सभी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। एंड इफ़ अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस लाएं तो वी कैन वर्क ऑन इट। एंड थैंक यू, कीप सपोर्टिंग आवर चैनल, कीप लर्निंग with us. Thank you. Stay tuned with us.